प्रोहिबिट किसने किया था? सती सिस्टम को प्रोहिबिट करने में सबसे अहम रोल था किसका? सबसे अहम रोल था राजा राम मोहन राय का। ये तो हमें पता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात जैसे ही करते हैं तो हमें तीन याद आता है। एक आत्मीय सभा जिसका गठन उन्होंने 1814 में किया था। उसके बाद एक और है कौन सा ब्राह्मो सभा, और ब्राह्मो समाज की बात करते हैं 1828 के आसपास। क्लियर? तो 1829 के आसपास, 1829 के आसपास उन्होंने, क्योंकि देखो मेन तो वही चाहते थे बदलाव लाना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, राजा राम मोहन राय बार बार बोलते थे कि कहीं इवन शास्त्र वगैरह में भी सती सिस्टम को सही नहीं माना गया है। तो उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि आपको पता है 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है। आपको पता है ना 1833 में जो एक्ट आया था, उस एक्ट के बाद। तो इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उसने हटाया था। तो पहले हम थोड़ा टाइमलाइन समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। उस समय एक बंदे को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाएगा, तो पहला वो बंदा था जिसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया तो क्लाइव। क्लियर? क्लाइव थे। उसके बाद जो वॉरेन हेस्टिंग थे, आफ्टर 1773 एक्ट, जो कि आपको पता है जिसको आप रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हो। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या बनाया गया था, इनको पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। बेंटिक 1833 में, इससे 50 साल, ठीक 50 साल बाद इसको क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब कैनिन को क्या बनाया, कैनिन को बनाया गया वायसराय। कब? 1858 में, जब रिवोल्ट हो गया था ना, 1857 का रिवोल्ट। उसके बाद माउंटबेटन थे, वो हमारे लास्ट वायसराय थे, और राजा गोपालाचारी ऐसे लास्ट वायसराय थे। देखो लास्ट ब्रिटिश वायसराय, लेकिन लास्ट वायसराय थे वो राजा गोपालाचारी थे, और पहले और अंतिम वायसराय थे जो कि इंडिया के थे। क्लियर है? इसके बाद तो ये पोस्ट आपको पता है खत्म हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हमें क्लियर है ना? तो अब देखिए, अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या काम किया था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर ना? इतना क्लियर है? हाँ, राजा राम मोहन राय के बारे में देखो, राजा राम मोहन राय के बारे में और डिटेल में हम तब करेंगे जब उनके बारे में कोई स्पेशल और क्वेश्चन आएगा, तो उनके बारे में हम और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन दो सभा देखो, वॉरेन हेस्टिंग का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? देखो, अगर आपने एक मेरा लेक्चर है लुसेंट का, जिसमें मैंने गवर्नर जनरल सारे सब के बारे में कराए हैं, वो आप देख लेना, उसमें काफी आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग आपको पता है 1773 के एक्ट के बाद यही सबसे पहले बने थे वॉरेन हेस्टिंग, पता है, रेगुलेटिंग एक्ट। इनके समय में एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना, ये ध्यान रखना, 1784 के आसपास। क्लियर? मराठा वॉर इस समय ही लड़े। और एक और चीज, जब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपको पता है पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले एक और एक्ट आया था 1781 में, और इवन पिट्स इंडिया, ये तीनों इन्हीं के समय में आए थे, याद रखना। लॉर्ड वेलेस्ली के नाम देखो, तो ये कब से कब तक थे? 73 से लेके 85 के आसपास थे। अब बात करते लॉर्ड वेलेस्ली कब तक थे? देखो, इसके बाद आया वॉरेन हेस्टिंग के बाद थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, वही बंदा है जिनके समय में परमानेंट सेटलमेंट आया था। उसके बाद थे जॉन शोर के बाद थे लॉर्ड वेलेस्ली थे एक्चुअली 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली बहुत फेमस, सब्सिडरी अलायंस, तो एक और सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के अलावा एक और अलायंस था, एक और पॉलिसी थी ब्रिटिश की बहुत खतरनाक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो कब आया था भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में आया था, डी से डी नहीं है। क्लियर? जैसे देखो, एक SPDWHD जो सब्सिडरी अलायंस है वेलेस्ली के समय में, एक है पैरामाउंटेसी हेस्टिंग के समय में, और जो डलहौजी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तीनों याद रखना। अब उसके बाद आप आते हैं, हमारा ऑप्शन थर्ड था बेंटिक ने एक तो सती सिस्टम लाया, और एक आपने सुना होगा
जब एजुकेशन सिस्टम में, ध्यान देना, एजुकेशन सिस्टम में ऐसे लड़ाई वराई चल रहा था कि कौन सा अपनाया जाए, इंग्लिश या ओरिएंटलिस्ट। इंग्लिश का था कि इंग्लिश लैंग्वेज में, और ओरिएंटलिस्ट था कि इंडिया का जो कल्चर है ना उसी के हिसाब से। तो जो कंट्रोवर्सी था ना, तो कंट्रोवर्सी में किसकी जीत किसकी हुई, जब 1835 में बेंटिक ने इंग्लिश थ्योरी वाले एजुकेशन माइन्यूट को इन्होंने अडॉप्ट किया था। और इसके बाद आपको पता है ये अडॉप्ट किया था, इसके बाद आपको पता है 1854 में मैग्ना कार्टा आया था, मैग्ना कार्टा, जिसको हम वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं। क्लियर। और इसी के खिलाफ में, इसमें कमियों को देखो, इसमें पहले देखो, इसमें कमी थी तो ये आया, इसमें कमी थी तो एक हंटर कमीशन आया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। डलहौजी देख लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैश, टेलीग्राफ इन्हीं के समय में आया, पोस्ट एक्ट इन्हीं के समय में, गंगा कनाल इन्होंने बनाया, विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने बनाया। चलो बहुत सारा हम देख लिए। साइमन कमीशन की फॉर्मेशन कब हुआ, किसके रिव्यू करने के लिए, आप देखें, लेजिस्लेचर इन इंडिया नहीं, फिटनेस फॉर इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स नहीं, द पोजीशन ऑफ द वायसरॉय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ यही करेक्ट है। हुआ क्या, जब आपको पता है मॉन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, मॉन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो इसमें एक प्रोविजन ये भी था कि आज से, क्योंकि 1919 में आया, आज से 10 साल बाद एक कमेटी बैठाई जाएगी और उससे फिर पूछा जाएगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अच्छे से काम कर रहा है। अगर नहीं काम कर रहा है तो सर आप रिकमेंडेशन दीजिए। तो इस साइमन कमीशन इसलिए बैठाया गया था। तो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन में दिया कि भाई जो आप डायरकी सिस्टम लाए हो, डायरकी सिस्टम, जो प्रोविंस में डायरकी सिस्टम है, इसको हटाओ। इसीलिए जब 1935 का एक्ट आया ना, तो डायरकी प्रोविंस से हटा के सेंटर पर ले आ दिया गया। वो अलग बात है, कभी अप्लीकेबल नहीं हुआ। और क्या, और इन्होंने बोला कि भाई जो सेपरेट इलेक्टोरेट आप कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सही करो, उसको और बढ़ाओ, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला और बढ़ाओ। क्लियर। इसलिए तो आपको पता है 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या लाया था, आपको पता है, कम्युनल अवार्ड। क्लियर। 1909 वाले जो एक्ट थे, वहां पे आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए शुरू हुआ मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। इसलिए तो मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। ये सब सेपरेट इलेक्टोरेट, और भी कुछ पॉइंट बोला था, लेकिन आगे देखते हैं और क्या क्या है। टू स्टडी, देखो हुआ क्या, 1990 रिफॉर्म मैंने बता दिया 10। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस कमीशन में जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं थे। तो अब इंडिया सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे। लाला लाजपत राय लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, भाई इनको लाठी से मार के इनको इतना ज्यादा घायल कर दिया गया कि इनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में जाने का। क्लियर। और साइमन कमीशन को स्टैब्लिश किसने किया था, टोरी गवर्नमेंट, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे टोरी। और कब, 1927 में स्टैब्लिश किया। इवन कुछ सारे तो खिलाफ थे, लेकिन अंबेडकर, पेरियार, ये सब इवन साथ दे रहे थे साइमन कमीशन का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हाँ ये ठीक है, इतना ठीक। When was the first train steamed of India? कब पहला ट्रेन आया, 1853 में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए भाई, इस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, क्योंकि इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए थे, वायसराय नहीं ना आए होंगे, वायसराय तो 1858 में ना। बताइए कौन थे, बताइए, कोशिश कीजिए। मैंने बताया ना अभी 1858 के आस 56 के आसपास कौन था, 1856 के आसपास, 1856 के आसपास था ऑब्वियसली लॉर्ड डलहौजी। कोई दिक्कत नहीं। लॉर्ड डलहौजी, आपको पता, वुड्स डिस्पैच इसी के समय आया, रेलवे इन्हीं के समय आया, टेलीग्राफ इन्हीं के समय आया, और विडो रीमैरिज एक्ट इन्हीं के समय आया। यही है फर्स्ट ट्रेन जो कि चला था मुंबई से थाने के बीच 1852 में। और पहले ही जो पैसेंजर ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में। अभी देखिए पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, और जो सुनीत शर्मा है वो चेयरमैन एंड सीईओ है रेलवे बोर्ड के। याद रखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सुनीत शर्मा पूछ लेते हैं रेलवे। अब देखिए एक नया, जो आपको पता है टोटल रेलवे जोन कितना है, टोटल रेलवे जोन है 18। सबसे नया रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, सबसे नया रेलवे जोन है, 18th रेलवे जोन है। और इस न्यू जोन में कौन कौन है, गुंटाकल, गुंटूर, विजयवाड़ा, ये सब है, और साउथ सेंट्रल रेलवे में। क्लियर, ये है नीचे है। चलिए
हुई द फॉलोइंग लाइब्रेरी, कौन सा लाइब्रेरी है जिसका सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए? पहला ऑप्शन है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, यही है, इन्हीं के नाम पे पड़ा है। तंजावुर महाराजा सिरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, रामपुर राजा लाइब्रेरी। तो यही करेक्ट आंसर है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदा बख्श लाइब्रेरी बहुत फेमस है, इवन इवन अगर जो पटना में रहते हो वो तो नाम ना सुने होते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है इंडिया की। कहाँ पे लोकेटेड है? पटना में। क्लियर। इसमें बहुत सारा पब्लिक के लिए ओपन हुआ था 1891 में, और खान बहादुर खुदा बख्श के नाम पे, और इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट है। किसके अंदर आती है? ये एक्चुअली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। बहुत सारे पेंटिंग इसमें है। और एक और चीज, इट इज डेजिग्नेटेड एज मेनी मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। इस मिशन के अंदर, ये करंट अफेयर्स का चीज है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर इसको मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर घोषित कर दिया गया है। In which of the following system of land settlement adopted by English did provide more protection to the interest of farmer? पहले क्या था? सबसे पहले था परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी। परमानेंट और जमींदारी तो एक ही है, एक ही नाम, एक ही है, मतलब अलग अलग स्टेट में है बस जगह। और तो इसमें रैयत बारी में क्या किया गया था? जैसे देखो, परमानेंट सेटलमेंट में तो बीच में जमींदार होता था, मैं कल आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बीच में जमींदार होता था और ऊपर ब्रिटिश होता था। जमींदार को मालिकाना अधिकार दे दिया, जमींदार आम आदमी पीजेंट से टैक्स लेता था, 1/11 खुद रखता था, 10/11 इसको दे देता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रैयत वाली सिस्टम में क्या होगा, ये जमींदार बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता था आम पीजेंट को, तो रैयत वाली सिस्टम में इस जमींदार को गायब। अब जो पीजेंट है जिसको हम रैयत बोलते हैं, ये खुद जमीन के मालिक हो गए, ये डायरेक्ट ब्रिटिश को देंगे टैक्स। क्लियर। तो यही है। देखो आप टाइमलाइन देख लो, मृणाल सर के मैंने वेबसाइट से लिया है, टाइमलाइन देख लो। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया, उसके बाद रैयत बारी आया कब? 1822 को, और उसके बाद रैयत बारी आया 1835, महलवारी आया 1822 को, ये। और उसके बाद तो पता ही है, तालुकदारी भी आया था 1858 में, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा टाइमलाइन है, ये एक्स्ट्रा आपको मैंने लिख दिया कि आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखने देना कि मूवमेंट हो रहा था बहुत सारा, ये थोड़ा सा टाइमलाइन दिखाने के लिए, और कुछ ज्यादा नहीं है। व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन? फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था? देखो, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन एक्चुअली एस्टैब्लिश किया गया था 1851 में, लेकिन पहला टेलीग्राम जो भेजा गया था वो 1854 में भेजा गया था, ये याद रखिएगा। मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो। द फर्स्ट ऑफिशियल टेलीग्राफ लाइन जो कि कनेक्ट था कलकत्ता से डायमंड हार्बर, ये ओपन किया गया 1851 में, और लेकिन 1854 में द टेलीग्राफ सर्विस वाज ओपन टू द पब्लिक एंड द फर्स्ट टेलीग्राम वाज सेंड फ्रॉम मुंबई टू पुणे। समझ गए? लाइन तो बिछा दिया था 1851 में, लेकिन पहली बार भेजा कब गया? भेजा गया आपको 1854 में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। When did British गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली? कब से? भाई ये देखो, बैटल ऑफ प्लासी नहीं, बैटल ऑफ प्लासी आपको पता है 1857 में हुआ, 1757 में हुआ। इसके बाद एक्चुअली गवर्नर ऑफ बंगाल बने। क्लियर। आफ्टर, अब जैसे बैटल ऑफ पानीपत नहीं, बैटल ऑफ पानीपत में कहा ब्रिटिशर्स था, मतलब वो सब तो उधर उधर ही लड़ाए। मैसूर के राजा कौन था आपको पता है? टीपू सुल्तान, और उसके बाद सबसे हैदर अली थे। हैदर अली ने 2 लड़ाई लड़ी थी, और टीपू सुल्तान ने भी 2 लड़ाई लड़ी थी। हैदर अली ने जो 2 लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद ट्रीटी याद रखना है, एक है मैंगलोर और एक था मद्रास। 2 ट्रीटी है ना, हारने या जीतने के बाद लगती है। टीपू सुल्तान ने एक ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, और उसके बाद तो 4th में डेथ हो गई थी। और सिपॉय मैटनी 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया, बोला कि भाई अब मुझे खुद रूल करने दो। इसके बाद जो वायसरॉय का नया पोस्ट लाया, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय थे कैनिन को वायसरॉय बना दिया गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिए, जब 1857 में रिबेलियन हुआ तो सबसे पहला डेट कब था? 10 मई। कब तक चला? 1 नवंबर 1858 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल चला था। ब्रिटिश की जीत हुई क्योंकि रिवॉल्ट को सप्रेस कर लिया गया, मुगल एम्पायर का एंड हो गया। जो इस समय बहादुर शाह जफर टू थे उसको जेल में भेज दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के पास रूल आ गया। कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो खत्म हो गया। क्लियर? और जो टेरिटरी अंडर, जो यहाँ इन पर्टिकुलर जगह पे इस एरिया में पूरा क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ था इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, एक चीज आप यहां से याद रख लेना, क्या मतलब एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लिखा नहीं, भूल गया मैं डालना, यहां से याद कर लेना। क्या याद करोगे? जो लीडर थे, लीडर का नाम, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जो 1857 के रिवोल्ट में था, सबसे पहले एक सेकंड, आरा यानी बिहार से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से तो एक्चुअली देखो, एक्चुअली जो मेन राजा थे, लेकिन उसको हम समझ लेंगे नॉमिनल राजा, बस नाम के है। कौन? बहादुर शाह जफर टू, बहादुर शाह जफर टू। लेकिन जो मेन थे, जो लीड, जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे थे, फील्ड पे थे, उसका नाम था बख्त महल। उसके बाद अगर बात करें कानपुर से थे नाना साहब। लखनऊ से हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। फैजाबाद से अहमदुल्लाह। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई पता है। लखनऊ से कौन है? हजरत महल। कानपुर से नाना साहब। दिल्ली से बख्त महल। आरा से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड द वायसराय प्रोब बाय द वायसराय। कौन से वायसराय के प्रॉब्लम के बाद उसने कुछ ऐसा कांड किया था? उसके बाद अपॉइंटेड बाय द वायसराय, मतलब वायसराय ने अपॉइंट किया। किस प्रोब के बाद? बरदौली के बाद, जो कि 1828 में हुआ था। खिलाफत एजिटेशन के बाद, जो कि 1920 में हुआ था। जालियावाला 1991 में हुआ था, या चौरी चौरा ट्रेजेडी जो कि 1922 में हुआ था? बताइए। एक करेक्ट इसका आंसर है जालियावाला बाग ट्रेजेडी। हो क्या रहा था, मैं आपको पूरा बताता हूं। चंपारण अहमदाबाद घेरा, गांधी 3 आउट ऑफ 3 लड़ाई जीत चुके थे, ये तो आपको पता है। तो ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि थोड़ा सा आपको नेशनलिज्म की भावना ज्यादा जग रही थी, क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर 1 ऑलमोस्ट एंड हुआ था। तो उस समय लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लोगों को बहुत सारे इशू था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो उस समय क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण लोगों में थोड़ी नेशनलिज्म की भावना आ रही थी, नेशनलिज्म, और ब्रिटिशर्स इसको दबाना चाहते थे। तो उसने एक एक्ट लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट उस बंदे का नाम था। उस एक्ट लाया जिसके हिसाब से था कि अगर वो बिना ट्रायल किए ही किसी को अरेस्ट कर ले सकते हैं, ऐसे और एग्जीक्यूट भी कर दे सकते हैं। तो इसी क्रम में लोग प्रोटेस्ट करने लगे। तो लोग प्रोटेस्ट किए तो 2 नेशनलिस्ट लीडर थे ना, जैसे सैफुद्दीन खिचली और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश ने। तो इनके अरेस्ट के खिलाफ में 13 अप्रैल को बैसाखी डे पे बहुत सारे लोग गैदर हुए अमृतसर में जालियावाला बाग में। तो जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे ना, उस सीन पे पहुंचा और वो एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। एग्जिट जो गेट था उसको ब्लॉक कर दिया और आराम से गोलियां चलाने लगा। बहुत सारे आदमी, वुमेन, चिल्ड्रन, सबकी डेथ हो गई। क्लियर? तो हंटर कमीशन क्या था? हंटर कमीशन इस गवर्नमेंट ने इंक्वायरी के लिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जालियावाला बाग जो शूटिंग हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसलिए। तो ऑन अक्टूबर 14, 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्वायरिंग कमेटी, जिसका नाम था हंटर कमीशन। द कमिटी, जिसको कॉमनली हंटर कमीशन बोलते थे, इसने क्या किया? इसने मतलब ऑब्वियसली लॉर्ड विलियम हंटर, इसमें इंडियन मेंबर भी थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या हंटर कमीशन में कोई इंडियन मेंबर था या नहीं? फाइनल रिपोर्ट दिया, कमेटी ने बोला कि हाँ दायर तो गलत है, लेकिन उसके पास उसके में कोई पीनल और डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया, कोई इम्पोज नहीं किया गया। उसके बाद इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो है वो उपाधि इनको मिली थी, वो त्याग दिया। महात्मा गांधी का जो टाइटल था केसरे हिंद क्या होती थी? ब्रिटिश की जो क्वीन थी ना, वो
किसी इंडियन को या किसी को भी केसरी हिंद का अवार्ड दे सकती थी कि ये आम आदमी के लिए काम करे। तो वॉर बार में गांधी जी ने एम्बुलेंस के बारे में बहुत सारा एम्बुलेंस रिलेटेड इशू, वॉर चले तो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट वगैरह या कैसे लोगों को पहुंचाना है अच्छी जगह पे, इस सब में बहुत ज्यादा काम किया। तो जो ब्रिटिशर्स की क्वीन थी, इन्होंने गांधी जी को केसरी हिंद का अवार्ड दिया, तो गांधी जी ने इसका भी गिव अप कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी। तो आपको पता है 8 मेजर कमिटी है, 15 छोटी छोटी है। तो 8 मेजर कमिटी में कौन कौन है? ऑब्वियसली यूनियन कमिटी आपको पता है कौन है, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो सारा कमिटी, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट, यूयूएस, स्टेट कमेटी। आप कंफ्यूज मत होना, स्टेट कमेटी में हमें लगा कि यार स्टेट से नेगोशिएशन तो कर रहे थे सरदार पटेल, यहां पे अब कंफ्यूज नहीं हुआ। यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यह है सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी के हेड थे सरदार पटेल, मतलब 2 थे सरदार पटेल। कोई दिक्कत? देखो, फ्रॉम वेयर आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट्स इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। नादियाद इन गुजरात, पबनर इन महाराष्ट्र, अदयार इन तमिलनाडु, गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते ना। अगर आपको इतना भी पता रहता तो आराम से कर लेते। देखो हुआ क्या, कांग्रेस जब वर्ल्ड वॉर 2 चला था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के समय ही ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडियन उसका साथ दे लड़ाई में, लेकिन इंडियन पूरा एकदम नहीं देने के फेवर में थे। तो इंडिया, उन्होंने क्या किया, अगस्त ऑफर दिया, अगस्त ऑफर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगस्त ऑफर देने का क्या मतलब है कि वो कुछ बातें दे रहे थे, कुछ बात बोल रहे थे कि आप इसको, हम इसको फॉलो करेंगे, आपने हमारा साथ तो दे। तो इस समय क्या था, हम नहीं चाहते थे इस समय, उस समय जो वायसराय था वो तो आपको पता है लिंगलिथो था। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ विद्रोह करे जिससे ब्रिटिश की हार हो और उसकी जगह साई हो। क्लियर। तो देखो 2 मेन क्या रीजन, द अदर रीजन, हाँ यहाँ पे अगर द रेडिकल, देखो कुछ लोग तो चाहते थे, जैसे रेडिकल और लेफ्टिस्ट चाहते थे कि हम ब्रिटिश को अपना मास सीडीएम को लॉन्च कर देते हैं, ब्रिटिशर्स की हार हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा समझदार थे वो समझते थे नहीं यार, अभी ब्रिटिशर्स की हालत खराब है, अगर ब्रिटिशर्स हार गया तो हम तो किसी दूसरे की कॉलोनी के अंदर आ जाएंगे। तो इसीलिए हम उतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते जिससे ब्रिटिश की हार भी ना हो, लेकिन इतना थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते हैं जिससे ब्रिटिश को ये भी ना लगे कि हम लोग चुप हो गए, शांत है। तो इसलिए नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था इंडिविजुअल सत्याग्रह का। और सबसे पहला सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, जिनको जेल में भेज दिया गया। कौन करते थे, यहाँ पे महात्मा गांधी के कारण। सेकेंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। क्लियर। Which ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प किसने किया वो आपको पता है, ऑब्वियसली डलहौजी, मैंने बताया था ना, लॉर्ड डलहौजी ने पोस्टल स्टैम्प किया। देखो इसमें और कोई, देखो धीरे धीरे मैं जैसे लॉर्ड विलियम बेंटी के बारे में बता दिया। कैनिन आपको पता है 1858 में पहला कौन बना था, गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट वायसराय था। कोई दिक्कत इसमें? चलिए और आगे चलते हैं हम, एक सेकंड। और जो लॉर्ड ऑकलैंड थे वो आपको कब से कब तक, कब लगता है बने, इनके बारे में कोई फेमस चीज नहीं। ये एक्चुअली अफगान वॉर में थे और रंजीत सिंह से रिलेशन में इनका ठीक था। 1836 से लेके 1842 के। इससे पहले पता है कौन थे, बेंटिक। देखो बेंटिक के जस्ट बाद आया मिट कैफे, ऑब्वियसली जो प्रेस के बहुत खिलाफ थे, रेस्ट्रिक्शन लगाते थे प्रेस पे। उसके बाद थे ऑकलैंड। ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, अब सबको पता है, मूल शंकर। ये है, मैंने बता चुका हूं, दयानंद सरस्वती मूल शंकर। और आर्य समाज के फाउंडर थे, वैदिक फिलॉसफी थी। और उसके अलावा इनका किताब है जो बहुत फेमस वर्क है, ऋग्वेदा, द्विभाष्य भूमिका, व्यवहार भानु। क्लियर। और वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नहीं बोला था।
द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च। स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च हो रहा था? ऑब्वियसली प्रोटेस्ट था, क्योंकि डिवीजन ऑफ बिहार, यहाँ पे इंडियन गुड्स नहीं, जालियावाला नहीं, फेल्योर ऑफ ब्रिटिश को इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये नहीं। क्लियर? तो देखो लॉर्ड कर्जन ऑब्वियसली रहे कब से कब तक थे? 1819 से 1905 के बीच। उन्होंने बंगाल को पार्टीशन करने से बारे में तो सोचा पहले से, लेकिन पार्टीशन उसने कर दिया 1905 में 16 अक्टूबर को, याद कर दिया। फाइनल डिसीजन ये हुआ। क्लियर? उसके बाद हुआ क्या? 1765 से जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद से ही बंगाल में कौन कौन सा, जो बंगाल प्रोविंस था उसमें कौन कौन था? वेस्ट बंगाल था, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, आसाम, ये सब बंगाल। तो आप खुद सोचो बंगाल कितना लार्ज रहा होगा, कितना लार्ज होगा 1765 से। लेकिन बीच में कुछ समय बाद 1874 में आसाम वहां से हट गया था बंगाल में से, और उसको एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया था। जैसे अभी यूटी नहीं है, उस तरह से चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। क्लियर? तो बंगाल को क्यों पार्टीशन करवाते? क्योंकि यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा जग रही थी, तो ब्रिटिशर्स इसको दबाना चाहते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम का टंटा कर दिया और यहाँ पे इन दोनों को अलग कर दिया। वही बात है, जैसे आपको पता है बंगाल को दो पार्ट में बांट किया गया है, एक तो वेस्ट बंगाल और एक तो ईस्ट बंगाल है। ईस्ट वाला भी बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट। इसमें मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, इसमें हिंदू मेजोरिटी कंट्री, और रिलीजन के बेस पे बांट दिया। क्लियर? और इसने क्या किया? पार्टीशन ने जो बंगाल पार्टीशन ही मुझे लगता है कि ये एक रिफ्ट क्रिएट किया। तभी तो भाई मुस्लिम लीग का जन्म हुआ 1906 में। और इसका जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी और वायकट, मतलब ब्रिटिश के सामान को आप बहिष्कार करो और स्वदेशी सामान को अपनाओ, क्योंकि ब्रिटिश का सारा ताकत उसका बिजनेस है, उसका पैसा है, उसी को खत्म कर देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कॉम्पोज किया एक फेमस सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला, जो नेशनल एंथम बना बांग्लादेश का बाद में। क्लियर? मास प्रोटेस्ट, जब बहुत ज्यादा मास प्रोटेस्ट हुआ ना, तो बंगाल के पार्टीशन को रोक दिया गया, फिर से रिवर्स कर दिया गया 1911 में। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर से, लेकिन अब जो नेशनलिज्म की भावना थी, बंगाल यहाँ से दूर जो जा चुकी थी। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने कलकत्ता से अब अपना शिफ्ट चेंज कर लिया, अपना मतलब कि कैपिटल चेंज कर लिया। इवन बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया बंगाल से। आसाम पहले ही अलग था, फिर बिहार और उड़ीसा फिर अलग हो गया। और एक और चीज, अलग तो हुआ 1912 में ही बिहार और उड़ीसा, मतलब 1911 के आसपास। लेकिन बिहार और उड़ीसा सेपरेट प्रोविंस कब बना? 1936 में। कौन से एक्ट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। कौन से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उड़ीसा और बिहार एक बना, ठीक, सेपरेट प्रोविंस। 19th सेंचुरी रिवेकनिंग ऑफ इंडिया कन्फाइंड टू कहां कन्फाइंड था? ऑब्वियसली अपर मिडिल क्लास तक, यहां जो जाते ही नहीं थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ऑब्वियसली दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में और देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 1892 से 1855 तक, और ये याद नहीं रखना है। और इनके बारे में और याद रखना है, ये को फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और तीन बार प्रेसिडेंट बने थे 1886, 1893, 1906 मेरे प्रेसिडेंट बने थे। इनकी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें वेल्थ ऑफ ड्रेन की बात करते हैं। ध्यान देना, 1906 में जब प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि आपको पता है इसमें सूरत स्प्लिट होने ही वाला है। सूरत स्प्लिट कलकत्ता में हो जाता, लेकिन इन्होंने प्रेसिडेंट, जैसे ये प्रेसिडेंट बने, ये दोनों आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों के रेस्पेक्टेड पर्सन थे, इसलिए यहाँ पे सूरत स्प्लिट जैसा कोई चर्चा नहीं हुआ। और इन्होंने क्योंकि आपको पता है ये अभी हमारा क्या हुआ है 1905 में, अभी हुआ है बंगाल पार्टीशन। तो यहाँ पे 4 वर्ड इन्होंने बोला, स्वराज, बायकट और स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। इन 4 पे फोकस करने के लिए बोला लोगों को, आम लोगों को, सरकार को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कुछ सेशन देख लेते हैं। जैसे पहला सेशन कब हुआ था? बॉम्बे में 1885 में WC बनर्जिया थे, इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सेकंड हुआ कलकत्ता में 1886 में, इसी समय प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, 1 साल के प्रेसिडेंट होते। थर्ड सेशन कहाँ पे हुआ? मद्रास में। और प्रेसिडेंट कौन थे? सैयद बहरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे।
फोर्थ सेशन हुआ इलाहाबाद में, यहाँ पे प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले, ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ये चारों इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो पहला सेशन हुआ, सेकंड दादा भाई नौरोजी बनते हैं, थर्ड पहले मुस्लिम, फोर्थ पहले ब्रिटिशर्स। कोई दिक्कत नहीं, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। चलो और कुछ सेशन देख लेते हैं। बनारस में इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, ही इज ए पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी एंड जिन्ना। क्लियर। और जिन्ना के बारे में एक चीज और बात है, जिन्ना को एक बोला गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसने बोला? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्या थी? नाइटिंगेल थी। और इसको भारत कोकिला बोला जाता है, भारत कोकिला। भारत कोकिला कौन बोलते थे? महात्मा गांधी। और सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फर्स्ट गवर्नर थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी इंडिया की, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस की बनी थी। 1906 में मीटिंग हुआ कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी 4 वर्ड बोले। सूरत में उसका 1907 में, सूरत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। यहाँ पे स्प्लिट हो गया कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। उसके बाद 1916 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फिर मर्जर हो रहा है। मर्जर किस किस के बीच? एक तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच, उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, यहाँ पे मर्जर हुआ है दोनों के बीच। 1907 में मीटिंग कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। क्यों इंपॉर्टेंट है? एनी बेसेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट। उसके बाद 1922 में गया में सीआर दास। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सीआर दास ने स्वराज पार्टी को बनाया। सीआर दास उसके लीडर ब्रोक कर गए यूनाइटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? गांधी जी पहली बार बेलागांव में बने थे, मतलब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, पहली और आखिरी बार। और 1925 क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी सरोजिनी नायडू, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी कानपुर में। 27 में मद्रास प्रेसिडेंट थे डॉक्टर M.A. अंसारी, ये आपको पता होगा। यहीं पे रिजोल्यूशन पास किया गया पूर्ण स्वराज का, नहीं यहाँ पे नहीं, ये एक्चुअली पास किया गया, हाँ यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, लेकिन पास हुआ एक्चुअली ये वाला। तो क्वेश्चन ज्यादातर इस पे आता है, ये रिजोल्यूशन पूर्ण स्वराज का कब पास हुआ? 1920 में। और यहाँ पे CDM की पास करने की बात की, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। और 1928 में प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। इस समय ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को बनाया गया था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। कराची सेशन हुआ, वल्लभ भाई पटेल हेड थे। और फंडामेंटल राइट की बात की गई। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने की बात की। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इतने में। चलो, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट? कितनी बार बता चुका हूं परमानेंट सेटलमेंट के बाद? कॉर्न। इस पे बहुत सारा हो चुका है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग? पिनागी बेनकैया, पिंगाली। कौन ये बंदे थे? इनको देखो, ये थे, इन्होंने ऐसा बनाया और इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग का डिजाइन किया और बिलोंग करते थे एक्चुअली मद्रास से। क्लियर? प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में। Which of the following European colonies did not have a settlement on the eastern coast of India? यहाँ पे एक्चुअली आंसर दिया है डेनिस, लेकिन मुझे डेनिस नहीं लगता। खुद देखो, डेनिस ये वाला है, डेनिस ये वाला, इसका सेटलमेंट यहाँ पे तो है, ट्रांक्यूबर में तो है नहीं ये वाला। तो ये मुझे समझ नहीं आया, इसका आंसर सारा गलत है क्योंकि सबका कहीं ना कहीं दोनों कोस्ट पे है। आप किसी की बात करो, फ्रेंच की बात करो, इधर भी है इधर भी है, इंग्लिश की तो है ही है, पुर्तगीज की बात करो, पुर्तगीज यहाँ भी है इधर भी है, तो इसमें कोई नहीं है। डच भी है, इधर भी है इधर भी है, कोई ऐसा नहीं है जिसका सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट पे था। पता नहीं क्यों आंसर इसने ऐसा दिया है। क्लियर ना? इन व्हिच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्राई कलर फ्लैग अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? किस सेशन में? ऑब्वियसली लाहौर सेशन में, रवि रिवर के किनारे लाहौर में, आपको पता है। क्लियर? और इसके बाद यहीं पे बात चली कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या करेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे और उसी समय अपनी एनिवर्सरी बनाएंगे हर इंडिपेंडेंस डे की। तो ये चारों ऑप्शन है। 1929 में लाहौर में, कौन? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुआ, एडॉप्ट नहीं हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ पूर्ण स्वराज का। और CDM यहाँ पे बात चली
1938 में वो हरिपुरा सेशन है, प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे मतलब यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई जवाहरलाल नेहरू के अंदर, और प्रेसिडेंट थे एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके अंदर सेटअप किया गया? जवाहरलाल नेहरू। 1920 में 2 सेशन हुआ है, एक कलकत्ता में हुआ जो कि स्पेशल सेशन था, लाला लाजपत राय हेड थे, और इस समय महात्मा गांधी ने मूव किया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1920 में जो मेन सेशन होता था प्रेसिडेंट हर साल, वो हुआ नागपुर में, और यहाँ पे एम ए जिन्ना लेफ्ट करके छोड़ दिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना कब सेशन को छोड़ के चले गए, किस सेशन में? 1920 वाले में। क्लियर? Which of the following regulation made English as a medium of education compulsory? Obviously हमें पता है मैकुले माइनॉट में 1835। सबके बारे इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एजुकेशन में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि किसका क्या अपना जाए, तो 2 के बीच गौरव। एक है ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट चाहते थे इंडिया का जो कल्चर है ना उसी को अपनाया जाए। एक थे इंग्लिश, नहीं इंग्लिश लैंग्वेज सबकी बात करते थे, इंग्लैंड वाला चीज पढ़ाया जाए। तो इन दोनों के बीच जो कंट्रोवर्सी थी, जीत हुई इंग्लिश की। इवन राजा राम मोहन राय भी चाहते थे इसको, इंग्लिश के बारे में। क्लियर? तो इसके बाद इंग्लिश सेशन आया, तो जो उस समय के मैकुले ने एक माइन्यूट दी थी, माइन्यूट का मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन का बंडल, इसको अपना दिया गया। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, इसको कुछ कमियों को उजागर किया एजुकेशनल डिस्पैच ने, जिसको हम वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं। इसमें कुछ कमियां थे, उसको उजागर किया एक्चुअली किसने? हंटर ने, ये सब। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी जाए, सैडलर, हॉर्टॉग, वारदा, सर्जिएंट, राधा कृष्ण, बहुत सारे याद रख ले, एजुकेशन से रिलेटेड याद रख ले। सैडलर है, हॉर्टॉग है, हॉर्टॉन्ग, वारदा, सर्जिएंट, राधा कृष्ण। आपसे सिंपल पूछ सकता है ना कि इनमें से कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो सारे एजुकेशन से। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे 20+ क्वेश्चन करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।